पेश है क्या यह सही है कहानी का दूसरा पार्ट 1 में आप लोगों ने सुना और पढ़ा कि शहर में एक के बाद एक 10 कत्ल हो चुके थे और फिर मिस्टर बत्रा का कत्ल होता है। मिस्टर विशाल अग्निहोत्री केस की छानबीन करते हैं किंतु कोई सुराग उनके हाथ नहीं लगता है। रिसेप्शनिस्ट अंजलि श्रीवास्तव कत्ल करने का गुनाह कबूल करती है किंतु उनके पास कोई सबूत नहीं था। अब वह किस तरह से मिस्टर विशाल अग्निहोत्री को समझाती है, इसे हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। तो पेश है क्या यह सही है। आपको तो पता है कि पापा ने गंगा को निर्मल बनाने के लिए एक अभियान चलाया था। हाँ, मुझे पता है, मैं भी उस अभियान का सदस्य हूँ, इसलिए तो मैंने अपना ट्रांसफ़र यहाँ करवाया है। हाँ, मैं जानती हूँ, पर आपने बहुत देर कर दी आने में। मैं कुछ समझा नहीं। एक्चुअली पापा पिछले कुछ वर्षों से जी जान से गंगा निर्मल अभियान के लिए कार्य कर रहे थे। इसी सिलसिले में उन्होंने गंगा में निष्कासित दूषित पदार्थों का एक दस्तावेज तैयार किया था। शहर में गंगा के आसपास कई ऐसे केमिकल फैक्ट्रीज हैं जिनका दूषित जल गंगा में बिना किसी फिल्ट्रेशन के सारे नियमों को ताक पर रखकर प्रवाहित किया जाता है। पिछले महीने के 21 तारीख को वे हमारे बोर्ड मीटिंग में अचानक आ धमकते हैं और वहां उपस्थित सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कड़ी चेतावनी देते हैं कि वे जो कुकर्म कर रहे हैं उसे रोक दें, वरना आने वाले 2 तारीख को गांधी जयंती के दिन वे सारे दस्तावेजों को होम मिनिस्टर के हवाले कर देंगे। इतना कहकर जब वे वहां से वापस लौट रहे थे तब उन लोगों के कहने पर बस से घर वापस आते वक्त किसी ने उनके बैग से उन फाइलों को चुरा लिया। इस बात का उनको गहरा धक्का लगा और वे हमेशा हमेशा के लिए जाते जाते उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा, मैं माँ का कर्ज नहीं चुका पाया, हो सके तो मुझे। इतना कहकर अंजलि ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। ओह अंजलि, संभालो खुद को। अंजलि की ओर पानी का गिलास बढ़ाते हुए पानी पीकर अंजलि कहती है, उस दिन के बाद मैं कभी भी ठीक तरह से सो नहीं पाई। इतना कहकर अंजलि सिसकने लगती है। मुझे इस बात का बेहद तकलीफ़ है कि मैं उनके किसी काम ना आ सका। धिक्कार है मुझ पर। नहीं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? पापा हमेशा आप पर गर्व किया करते थे। आपके बहादुरी के किस्से वे अक्सर मुझे सुनाया करते थे। आपसे ही प्रेरित होकर मैंने यह कदम उठाया है। क्या करूं अंजलि, मुझे अभी भी तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। मैं जानती हूं आपको मेरी बातों पर कभी भी यकीन नहीं होगा। तो पर भी मैं पापा के कहने पर आपकी परेशानी को कम करने आई हूं। आप क्या, किसी को भी मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा। और हाँ, मुझसे प्रेरित होने का क्या मतलब है? आपसे प्रेरित होने का मतलब है आपके द्वारा किए गए साहसिक कार्य मुझ में हमेशा साहस का संचार करते हैं। अब बातों को गोल गोल घुमाना बंद करो और सीधे सीधे बताओ कि तुमने यह सब कैसे किया। आखिर मैं भी तो जानूं। तो सुनिए, जब पापा गंगा सफाई अभियान के लिए अपना रिपोर्ट तैयार कर रहे थे तब उनके कहने पर मैंने उनके ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई किया। वे सभी मेरी ब्यूटी और इंटेलिजेंसी पर मोहित थे, इसलिए मैं जल्द ही उस पोस्ट के लिए चुन ली गई। अब मेरे लिए उन लोगों पर निगरानी रखना आसान हो गया। मैं जल्दी ही कई ऐसे सबूत जुटा ली जिसके बल पर पापा यह साबित कर सकते थे कि उनके कारखानों का दूषित पानी बिना किसी फिल्ट्रेशन के गंगा में प्रवाहित किया जाता है। इतना ही नहीं, उनमें से कुछ के कारखानों में कई खतरनाक रसायन भी तैयार होते थे और इस तरह के रसायन तैयार करने के लिए उन्हें सरकार से मान्यता भी नहीं मिली थी। उस दिन जब बोर्ड मीटिंग भी थी तब पापा के चले जाने के बाद वे लोग पापा के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। उन लोगों को जब यह पता चला कि मैं सूर्यकांत जी की बेटी हूँ तो वे सब मेरे जरिए पापा पर दबाव डलवाना चाहते थे ताकि वे अपना सारा रिपोर्ट उनके हवाले कर दें। जब पापा को दिल का दौरा पड़ा था और वे अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे तब
उन्होंने चुपके से मुझे बताया था कि बेटा, उनके कारखानों में कुछ ऐसे रसायन तैयार होते हैं जिसका थोड़ा सा भी अंश 10 आदमियों को मारने के लिए काफ़ी है। मैं जा रहा हूँ, मेरे अधूरे कार्य को अब तुम्हें ही पूरा करना है। याद रहे, उस खतरनाक रसायन के लिए मैं सरकार को अवश्य सूचित करना याद रहे उस खतरनाक रसायन के विषय में सरकार को अवश्य सूचित करना। पापा ये मुझे बार बार कह रहे थे, वरना हमारे समाज में इसका बहुत बुरा, एक तो पापा को खोने का गम और दूसरा उन लोगों के खिलाफ किसी भी तरह का सबूत का न होना मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बना बैठा था। ऐसे समय में आपका भी ख्याल आया, पर यह सोचकर आपको कुछ बता नहीं पाई, क्योंकि शायद आप भी बिना सबूत कुछ ना करें। एक बार तो मुझे बता कर देखती, गुरुजी के लिए मैं अपना पूरा जीवन भी समर्पित कर दूं तो भी कम है। मैं ये जानती थी, पर पापा मुझ पर गर्व करते थे, इसलिए उनके सपनों को साकार करना मैंने अपना धर्म बना लिया और उन लोगों को सबक सिखाने की शपथ ले ली। यह सब तो ठीक है, पर अंजलि, आखिर तुमने उन लोगों की हत्या कैसे की? क्योंकि सभी फाइलों को गौर से देखने के बाद भी मुझे कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे पता चल सके कि उनकी हत्या कैसे हुई। बिल्कुल नेचुरल डेथ जैसा है सब कुछ। जब मैंने मिस्टर बत्रा की लाश का भली भांति निरीक्षण किया था, तब मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखा जो साबित कर सके कि उनकी हत्या हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नेचुरल डेथ की ओर इशारा कर रहा था। हाँ, इतना जरूर शक जताया गया है कि हो सकता है कि सांस रुकने से उनकी मौत हुई हो, पर उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती किया गया हो, ऐसा कोई निशान नहीं है। सांस रुकने का मूल कारण क्या हो सकता है, इसका भी पता लगाना मुश्किल है। तो फिर तुम ही बताओ, आखिर मैं छानबीन करूँ तो कैसे? यह सब सोचकर ही तो मेरा सिर चकराने लगता है। उस दिन जब मैं गंगा घाट पर आरती के लिए गया था, तो मुझे एक ऐसा वाक्य सुनाई पड़ा जिसे सुनकर लगा हो न हो यह कातिल की आवाज़ है। क्योंकि मिस्टर बत्रा के घर में दीवारों पर मोटे मोटे अक्षरों पर लिखे जो वाक्य थे, उनका उन वाक्यों से संबंध था। आपने वहाँ क्या लिखा देखा था? वहाँ दीवारों पर लिखा था, माँ पर आँच आए तो बेटा लाज बजाता है। यह तो पापा की लिखी कविता की पंक्ति है। हाँ, मुझे पता है। फिर सब कुछ तो साफ हो गया। इसे तो मैंने ही वहाँ लिखा था। यह मैं कैसे मान लूँ? क्यों, इसमें क्या शक है? अरे, यह तो एक नॉर्मल बात है कि किसी मशहूर कवि की पंक्तियाँ कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए खून का रिश्ता होना जरूरी नहीं। कोई और भी तो उन पंक्तियों को वहाँ लिख सकता है। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने उनका कत्ल कैसे किया। ध्यान से सुनिए। हाँ हाँ, जल्दी बताओ, इसी का तो मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। आप भी इंतज़ार कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। पार्ट 3 में आपको पता चलेगा कि कत्ल किस तरह से हुआ।